Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, मैं निपुण आलम मैन आप सभी का अनअकैडमी में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज जिस मुद्दे पे हम चर्चा करने वाले हैं, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा भी है और बहुत ही हॉट इशू भी बना हुआ है। सभी की जुबान पर ये मुद्दा है, दिल्ली सर्विस बिल के बारे में। कोई कह रहा है ये लोकतंत्र की क्षति हुई है, कोई कह रहा है संघवाद की क्षति हुई है, कोई ये कह रहा है कि इस मुद्दे से क्या होगा कि एक नया तनाव, एक नया टेंशन उत्पन्न हो रही है। वहीं सरकार का यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका तर्क ये है कि जो आए दिन के कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, उसके रोकने के लिए हमने ये बिल लाया है, ये बिल इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन वहीं विपक्ष का कहना ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अवमानना है। तो इस पूरे मुद्दे को हम समझने का प्रयास करते हैं इस वीडियो में, इस लेक्चर में। इस वीडियो में दोस्तों जब हम बात करेंगे, तो ये जो लेक्चर इम्पोर्टेंट आपके लिए है, ये लेक्चर है आपका जनरल स्टडीज का जो पेपर सेकंड है, जिसमें पॉलिटी और गवर्नेंस का है। वहां से दोस्तों ये टॉपिक जुड़ता है। और ये मुद्दा अभी से नहीं, हालांकि ये मुद्दा पहले से रहा है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहिए, मिलना चाहिए। और कमोबेश आप देखेंगे कोई भी पार्टी रही हो, सभी की मांग इस तरह की रही है। लेकिन इस तरह के जो विवाद उत्पन्न होते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में, हालांकि दिल्ली आप जानते हैं दिल्ली स्टेट नहीं, दिल्ली एक यूटी भी है, दिल्ली एक कैपिटल भी है, और दिल्ली साथ में क्या एक विधानसभा भी है, और यहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी भी है। यानी कि हम चारों संरचनाएं अगर देखेंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में विवाद है। लेकिन जितने भी विवाद है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच का विवाद हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट या यूटी गवर्नमेंट के बीच का विवाद हो, ये विवाद तब ज्यादा देखने को मिलते हैं जब आपको दोनों ही जगह अलग पार्टी गवर्नमेंट देखने को मिलती है। जब हम सेम पार्टी का गवर्नमेंट देखते हैं, तो आपको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद देखने को मिलता है। एक जमाना था जब नेहरू जी का जमाना था, इंदिरा जी का जमाना था, जब क्या था उस तरह का समस्या नहीं थी। तब क्या था, सेंटर में वही पार्टी, स्टेट में वही पार्टी। लेकिन विवाद देखने को कब मिलता है, जिसको हम एक बोलते हैं बार्गेनिंग फेडरलिज्म। बार्गेनिंग फेडरलिज्म की बात भी की जाती है। हालांकि हमारे यहाँ पर बात की जाती है कि आपका एकात्मक संघवाद की बात भी की जाती है, आपके यहाँ बात की जाती है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात भी की जाती है। लेकिन ये मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा बात क्या है कि क्या ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक उदाहरण है, और इस प्रकार के विवाद होने से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को क्षति पहुंचती है। तो देखने को इस पूरे विषय को आज समझने का हम प्रयास करते हैं इस मुद्दे के अंदर। पहले ये जानते हैं कि आखिर हुआ क्या है जिस पर हंगामा बरपा हुआ है, कि हंगामा किस बात का है। हंगामा इस बात का है कि जो सीएम की पावर हुआ करती थी, यानी कि दिल्ली के अंदर जो सीएम की पावर थी, उसको कम किया गया है। और कम क्यों किया गया या क्या किया गया पहले वो जानते हैं, फिर क्यों किया गया उस पर हम चर्चा करेंगे। पहले बात करें, तीन मुख्य बातें हैं इस बिल के अंदर, जो लोकसभा राज्यसभा से पास हो चुका है। अब प्रेसिडेंट साइन करेंगे तो ये लॉ बन जाएगा, कानून बन जाएगा। यही प्रक्रिया हमारी पार्लियामेंट की प्रक्रिया है। पहला क्या हुआ दोस्तों, एक प्राधिकरण बनाया गया है जिसका नाम है राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण। कि राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण। ये प्राधिकरण क्या करेगा कि जो भी हमारे दिल्ली सरकार में ब्यूरोक्रेट्स होंगे, उनके अपॉइंटमेंट को लेकर, उनके ट्रांसफर को लेकर अनुशंसा करेगा। किसको? लेफ्टिनेंट गवर्नर को, यानी कि उपराज्यपाल को। किस कौन करेगा दोस्तों? इस प्राधिकरण में कौन कौन मेंबर शामिल होंगे? इस प्राधिकरण के अंदर तीन मेंबर को शामिल किया गया, तीन लोग शामिल होंगे। एक तो मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, प्लस आपके मुख्य सचिव, यानी कि जो दिल्ली के मुख्य सचिव हैं वो शामिल होंगे। और दिल्ली के मुख्य सचिव के अलावा जो दिल्ली सरकार के यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट के ही जो गृह, यानी हम बात करें प्रधान गृह सचिव, तो प्रधान गृह सचिव इसके अंदर दोस्तों क्या होंगे? शामिल होंगे। प्रधान गृह सचिव इसके अंदर दोस्तों क्या शामिल होंगे, यानी कि ये जो आपका प्राधिकरण बनेगा, ये प्राधिकरण क्या करेगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर को अनुशंसा देगा कि किसकी पोस्टिंग होनी है, किसका ट्रांसफर होना है, किसके ऊपर कोई करप्शन का चार्जेस है, कोई भी चार्जेस है, उस पर क्या होना चाहिए, एक्शन लिया जाना चाहिए। तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर को क्या देगा? अनुशंसा देगा, यानी कि सिफारिश करेगा। मुद्दा यहाँ पर ये आ रहा है कि अपोजिशन का कहना ये है कि यहाँ पर सीएम को क्या बना दिया गया है? एक रबर स्टैंप की तरह दे दिया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो निर्णय होगा, वो निर्णय मेजोरिटी से होगा, यानी कि तीन में से दो किसी के पक्ष में होंगे। तो देखा जाए कि अगर दोनों ही, और दोनों कौन है? आपके ब्यूरोक्रेट्स, यानी कि आईएएस अधिकारी हैं।
तो दोनों के हाथ में क्या कर दी गई, पावर दे दी गई है। सीएम केवल क्या बन गए हैं, एक रबर स्टैंप की तरह बन गए हैं। सीएम की पावर को कम आंक दिया गया है। दूसरा दोस्तों, इस बिल के अंदर क्या किया गया है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनको बहुत सारे विवेकाधिकार दिए गए हैं। विवेकाधिकार, इस विवेकाधिकार को लेकर भी दोस्तों क्या है, चर्चा है, डिस्कशन है कि क्या विवेकाधिकार दिए गए हैं। पहला, कि जो प्राधिकरण अनुशंसा देगा उस पर निर्णय कौन लेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर लेगा। यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को उस पर निर्णय लेने का अधिकार, उस पर अपनी जो भी डिसीजन लेना उसको लेने का अधिकार दे दिया गया है। दूसरा, विधानसभा का सत्र कब बुलाया जाएगा, कब सत्रावसान होगा, सत्र बुलाना, सत्रावसान करना, और इसके अलावा दोस्तों तीसरा दिया गया कि सत्र को क्या करना है, यानी कि सदन को कब क्या करना है, विघटित करना है, यानी कि भंग करना है, यानी कि सदन को भंग करना। इन पर तीनों पर दे दिया क्या है, क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर को अधिकार दे दिया गया, राइट दे दिया गया है। यहाँ पर सरकार का पक्ष ये है, सरकार का पक्ष ये है कि दिल्ली में ये हो रहा था कि बजट सत्र तो बुलाया जाता था, उसके बाद हमारे जो तीनों सत्र होते हैं, हम जानते हैं हमारे यहाँ 3 सत्र होते हैं, पहला बजट सत्र, फिर आपका मानसून सत्र और तीसरा आपका शीतकालीन सत्र। वो सत्र बुलाए ही नहीं जाते थे, बस एक सत्र बुलाया गया और एक सत्र यानी बजट सत्र 2-3 दिन चलता है, उसके बाद अस्थायी स्थगन कर दिया जाता है और फिर बाद में जब भी बैठक बुलानी हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली की सरकार बुला लेती है और जो भी राजनीतिक रूप से टीका टिप्पणी करनी हो वो सब कर दी जाती है। जैसा आपने सुना भी होगा, चौथी पास राजा की कहानी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर सुनाई थी, क्योंकि हम जानते हैं कि सदन के अंदर अगर कोई भी बात की जाती है तो उसको किसी भी तरीके से हम क्या नहीं कर सकते, कहीं भी मुद्दे को, यानी कोई चर्चा का विषय नहीं हो सकता, न्यायपालिका में उठाया नहीं जा सकता। तो एक दूसरा मुद्दा ये आपका हो गया। अब इसका तीसरा मुद्दा अगर हम देखें तो तीसरा मुद्दा क्या निकल कर आ रहा है, तीसरा कहा जा रहा है कि हर विभाग के जो सचिव हैं, यानी कि हम जानते हैं जितने भी हमारे विभाग होते हैं, उन विभाग की हम बात करें तो कहा जाए कि जितने भी विभाग होते हैं उन विभाग के जो सचिव हैं उनके पास ये अधिकार है कि संबंधित मंत्रालय के मंत्री को रिकमेंड ना कर कर, यानी कि कोई भी अगर बात हो तो संबंधित मंत्री को बाईपास कर कर वो किसी भी मामले को सीधा सीएम के पास, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास और सीधा आपका मुख्य सचिव के पास ले जा सकते हैं। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो जितने भी आपके कैबिनेट मंत्री हैं उन सबको बाईपास कर दिया गया। तो ये कहा जा रहा है कि भाई जो सामूहिक उत्तरदायित्व का बात होती है, हम देखते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर, तो उसको क्या क्या बाईपास किया जा रहा है। तो ये 3 मुद्दों को लेकर मेनली ये बिल आया है और ये 3 इसमें क्या बिल के अंदर चीजें यानी कि इंट्रोड्यूस की गई हैं या बताई गई हैं। अब यहाँ पे दोस्तों मुद्दे हमने काफी समझे भी, इश्यूज हमने काफी समझे भी कि इशू आखिर है क्या। इसी को हम थोड़ा देखें कि क्या मुद्दा बन रहा है, क्या इश्यूज बन रहा है, बातें क्या क्या हो रही हैं। बातें ये हो रही हैं इसके अंदर कि पहली बात कि जो स्थानांतरण आदि की जो प्रक्रिया पूरी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास दी गई है, यानी कि एलजी को जो पावर दी गई है, ये कहीं ना कहीं क्या कर रही है कि जो ट्रिपल श्रृंखला है, यानी कि जो ट्रिपल श्रृंखला जिसको बोला जाता है, तो ये ट्रिपल श्रृंखला का क्या है, सीधा सीधा उल्लंघन है। ट्रिपल श्रृंखला क्या कहती है, ट्रिपल श्रृंखला दोस्तों ये कहती है कि जब हम एक प्रतिनिधि लोकतंत्र को देखते हैं, यानी कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को देखते हैं, तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो मंत्रिमंडल है, यानी कि हम जो कार्यपालिका की बात करते हैं, पहला पॉइंट कि जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल विधायिका के प्रति, यानी कि आपका लेजिस्लेचर के प्रति क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है। उसका उल्लंघन किया गया, उसका क्या किया गया, उल्लंघन किया गया है। दूसरा दोस्तों क्या कहा गया इसके अंदर कि जो लोक सेवक हैं, यानी कि जो लोक सेवक होते हैं, वो लोक सेवक जो हैं मंत्रिमंडल के प्रति क्या होते हैं, जवाबदेह होते हैं, उसका उल्लंघन किया गया है। और तीसरी बात कि जो ये विधायिका है, यानी कि जो विधानसभा है, वो जनता के प्रति, यानी कि विधानसभा जो है वो जनता के प्रति क्या होती है, जवाबदेह होती है, यानी कि वो जनता के प्रति क्या होती है, जवाबदेह होती है। इस तीनों ही, यानी जो ट्रिपल श्रृंखला सिस्टम, जो एक प्रतिनिधि लोकतंत्र की व्यवस्था है, प्रतिनिधि यानी कि एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की
रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की जो व्यवस्था है उसका कहीं ना कहीं क्या किया गया, वॉयलेंस किया गया, उल्लंघन किया गया। तो अब दोस्तों बात यही है कि जो हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है उसका क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, उसका वॉयलेंस हो रहा है। एक तो ये मुद्दा उठ के दोस्तों आ रहा है। दूसरी बात हो रही है कि जो हमारे संविधान का आर्टिकल, यानी कि हम आर्टिकल की अगर बात करें तो 239 ए का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, उसके वॉयलेंस की बात हो रही है। तो अब देख तो बात ये, दूसरा एक बात ये आ रही है, एक मुद्दा ये आ रहा है कि ये संघवाद का जो ढांचा है उसका उल्लंघन हो रहा है, एक ये बात आ रही है। दूसरी दोस्तों बात ये उभर कर आ रही है कि संविधान के अंदर जो सीएम को पावर दी गई थी उसको क्या कर दिया गया, कम आंक दिया गया, कम कर दिया गया है। तो कुल मिला के दो तीन बातें आ रही हैं। तो इस पर सरकार का या जो पक्ष में है उनका उत्तर क्या है, उनका रिप्लाई क्या है? रिप्लाई ये है कि भाई जो आर्टिकल 239 ए है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था। ये जो बात कही जा रही है इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमको पहले क्या जानना पड़ेगा कि दिल्ली की बात को समझेंगे कि दिल्ली में आखिर व्यवस्था कैसे बनाई गई। हम दोस्तों दिल्ली की अगर देखते हैं तो 1956 में आप जानते हैं जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया था तो तब दिल्ली को बनाया गया था एक यूटी, और यूटी के साथ साथ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए यहाँ पर क्या था, एक महानगर परिषद यानी कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी, जो लोकल क्या करेगा, जो लोकल समस्याएं हैं यानी कि स्थानीय जो शासन की इसके हैं उनको देखने के लिए दिल्ली को दोस्तों 1956 में बनाया गया था। 1966 में दोस्तों क्या था, एक नया बिल पास किया गया, एक नया एक्ट पास किया गया, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट, यानी कि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट पास किया गया, जिसके तहत क्या था कि जो आपका यहाँ पर मुख्य आयुक्त हुआ करते थे, यानी कि मुख्य आयुक्त को लेफ्टिनेंट गवर्नर का दर्जा दे दिया गया। दोस्तों हम जानते हैं कि हमारी जितनी भी आपकी यूटी हैं, इन यूटी में सभी को क्या कहा जाता है, मुख्य आयुक्त कहा जाता है। 3 यूटी को छोड़कर, बल्कि 4 को छोड़कर, दिल्ली, पुडुचेरी, इसका अंडमान निकोबार और जम्मू कश्मीर, इन 4 को छोड़कर बाकी सबको आयुक्त कहा जाता है। रीजन क्या है कि दिल्ली में भी विधानसभा है, पुडुचेरी में भी विधानसभा है, लेकिन अंडमान निकोबार में लेफ्टिनेंट गवर्नर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अंडमान निकोबार में सैनिक और सिविल प्रशासन दोनों साथ चलते हैं। आप जानते हैं पोर्ट ब्लेयर जो हम लोग देखते हैं अंडमान निकोबार का, पोर्ट ब्लेयर के अंदर देखते हैं तो इंडियन नेवी का साउथ कमांड है, तो वहां पर 2 एडमिनिस्ट्रेशन साथ में चल रहे हैं। यानी कि जहां पर हम देखें 2 एडमिनिस्ट्रेशन साथ में चल रहे हैं, और साथ ही क्या है, वहां पर विधानसभा भी है, लेकिन विधानसभा को पूरी पावर नहीं है। तो ऐसी जगह आपको क्या देखने को मिलेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर देखने को मिलेंगे। बाकी और जितने भी आपके हैं, चाहे चंडीगढ़ की बात करें, किसी की बात भी करें, सब जगह आपको आयुक्त देखने को मिलेगा। तो 66 में इनको लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल का दर्जा दे दिया गया। इसके बाद 1991 में दोस्तों क्या होता है, एक नया 69 संविधान संशोधन पास किया जाता है। 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास किया जाता है 1991 में। इसके थ्रू दोस्तों क्या होता है, इसके थ्रू ये होता है कि दिल्ली को एक नया नाम दिया जाता है, और वो नया नाम क्या था, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, जिसके तहत, इस संशोधन के तहत दिल्ली को एक विधानसभा मिलती है, 70 सदस्यों वाली विधानसभा मिलती है। साथ ही यहाँ पर क्या मिलते हैं, सीएम मिलते हैं, और साथ में आपको मंत्री परिषद मिलती है। लेकिन जो मंत्री परिषद की सदस्य संख्या है वो इसका मैक्सिमम 10%। हालांकि आप देखते होंगे अन्य सभी जगह 15% चलेगा, लेकिन यहाँ पर 10% का दर्जा दिया है, 10%, यानी कि 1 सीएम और प्लस 6 आपके कौन, मंत्री। और ये कब हो रहा है दोस्तों, ये अब नहीं हो रहा है, ये तब हो रहा है जब आपका सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है। ये बात समझने की बात है। मैं भी पॉलिटिक्स की बात इसमें कहूंगा कि पॉलिटिक्स को समझना जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है पॉलिटिक्स को समझना, ताकि थोड़ा सा मन क्या रहे, एकदम ट्रांसपेरेंसी आए चीजों में कि हाँ हो क्या रहा है, क्या मैटर क्या नहीं है। तो दोस्तों ये आपका विधानसभा। दूसरा क्या था कि विधानसभा को राज्य सूची और संवर्ती सूची दोनों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया, लेकिन 3 मामलों को छोड़कर, 3 मामलों के अलावा। क्या क्या? एक तो आपका कानून व्यवस्था या हम कहें लोक व्यवस्था, प्लस पुलिस, और इसके साथ आपका लैंड, भूमि,
ये मामले दोस्तों क्या थे आपके, ये मामले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यानी कि केंद्र सरकार को दिए गए, बाकी सब मामले क्या थे आपके, राज्य के पास में होंगे। विषय उत्पन्न कहाँ से होता है कि जब हम संविधान की बात कर रहे हैं, और ये पूरी जो व्यवस्था दोस्तों आप देखेंगे, पूरी व्यवस्था आर्टिकल 239 ए के तहत दिल्ली के बारे में व्यवस्था दी गई है। आर्टिकल 239 ए के तहत विवाद शुरू कहाँ पर होता है, विवाद शुरू होता है दोस्तों 2015 में। देखिए मैंने अभी कहा आपको कि पॉलिटिक्स तब होती है, पॉलिटिक्स राजनीति कब हो रही है, राजनीति तब हो रही है कि जब सेंटर में अलग गवर्नमेंट है और स्टेट में अलग गवर्नमेंट है, दोनों जगह अलग अलग गवर्नमेंट होगी तो विवाद शुरू होता है। और विवाद की शुरुआत कहाँ से होती है, विवाद की शुरुआत होती है 2015 में, जब केजरीवाल सरकार बनती है। तो केजरीवाल सरकार बनते ही क्या कहते हैं केजरीवाल, कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं केजरीवाल जी कि भैया जो भी बिल इन 3 विषयों को, जो 3 विषय मैंने आपको बताया जो सेंटर के पास में है, यानी कि आपका कानून व्यवस्था, पुलिस और आपका लैंड रिफॉर्म यानी कि भूमि, इन तीनों से जुड़े जो विषय हैं, इन विषयों की फाइल लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाने से पूर्व मेरे पास आएगी, यानी कि सीएम के पास आएगी। इसका क्या एक आदेश जारी करते हैं, सीएम से एक आदेश जारी होता है। जैसे ही आदेश जारी होता है, जो आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो इस आदेश को खारिज कर देते हैं कि भाई ये आदेश कैसा आपने दे दिया। अब ये क्या था, सीधा सीधा क्या था, ओवर रीच था सीएम के द्वारा लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधिकारों का। और दोस्तों ये मुद्दा वैसे ही मुद्दा बन जाता है जैसे न्यायिक सक्रियतावाद कहीं ना कहीं पार्लियामेंट की शक्ति को क्या करता है, ओवरलैप करता है, छीनता है। जो एक चर्चा भी होती है न्यायिक सक्रियतावाद का, जब न्यायिक सक्रियतावाद न्यायिक अतिक्रमण बन जाता है, यानी जुडिशियल एक्टिविटीज्म, जब जुडिशियल ओवररीच हो जाता है, तो ये सीधा सीधा जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, यानी कि जो हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर का जो सिद्धांत है, उस प्रिंसिपल्स को क्या कर देता है, तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है। हालांकि सेपरेशन ऑफ पावर, चेक एंड बैलेंस, ये विशेषता है एक आपका प्रेसिडेंटरी सिस्टम की। भारत में दोस्तों क्या है कि पूर्ण रूप से तो नहीं, उतना कठोर तो नहीं है जितना कठोर अमेरिका में है सेपरेशन ऑफ पावर, चेक एंड बैलेंस, लेकिन लिबरल तरीके से भारत में भी सेपरेशन ऑफ पावर है। जैसे आर्टिकल 50 जैसे जो प्रोविजंस हैं वो इस ओर क्या करते हैं, इंगित करते हैं, इसको बताते हैं। तो यहाँ शुरुआत हुई दोस्तों, बदले में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, ये तो सीएम ने कर दिया, अब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अगला स्टेप लिया कि दिल्ली सरकार ने जिन भी अधिकारियों की नियुक्ति की थी, यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट ने जिन भी ब्यूरोक्रेट्स की नियुक्ति की थी, उन सबको क्या कर दिया, रद्द कर दिया कि ये नियुक्तियां सब गलत है और नियुक्ति करने का अधिकार लेफ्टिनेंट गवर्नर को है। तो मामला दोस्तों शुरुआत कहाँ से हुई, शुरुआत इस स्टेप से हुई, और फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सभी नियुक्तियों को क्या कर दिया, रद्द कर दिया कि ये नियुक्ति करने का अधिकार मेरे पास है। दिल्ली सरकार दोस्तों कहाँ पर पहुंची, आपका दिल्ली सरकार हाई कोर्ट पहुंची। 2016 की बात है, हाई कोर्ट 2016, दिल्ली सरकार हाई कोर्ट 2016 में पहुंची। और हाई कोर्ट ने क्या कहा, हाई कोर्ट ने ये कहा कि प्रशासनिक मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार लेफ्टिनेंट गवर्नर को है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर ये तय करेंगे नियुक्ति कौन किसकी होगी और किसकी नहीं होगी। ये अधिकार किसका है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को है। एक तरीके से ये बोल दिया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इज द बॉस इन दिल्ली, यानी दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या है, बॉस है। अब जैसी दूसरी बात बोली तो सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली सरकार, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को बदल दिया, और बदलते हुए कहा कि भाई जो चुनी हुई सरकार है, यानी कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो महत्वपूर्ण है, और वो अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकती है, नियुक्ति कर सकती है, यानी कि अपॉइंटमेंट कर सकती है, उसको आप नहीं रोक सकते, उसको मना नहीं कर सकते। दोस्तों 2018 में डिसीजन दिया गया। इसके बाद होता यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, एक बिल लाती है, और बिल कहाँ से दोस्तों आपकी लाती है, 2021 एक बिल पास करती है। बिल था गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बिल, गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली।
ऑफ दिल्ली 2021। दोस्तों ये बिल पास भी हो जाता है और इस बिल के अंदर कहा जाता है, एक विशेष बात क्या कही जाती है कि दिल्ली सरकार का मतलब, इसमें कहा जाता है कि दिल्ली सरकार का जो अर्थ है, दिल्ली सरकार का अर्थ है लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इज द बॉस। दिल्ली सरकार ये बिल, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी, केंद्र सरकार ये बिल लाती है और केंद्र सरकार इसमें इस बिल में ये प्रोविजन कर देती है। जैसे ही प्रोविजन होता है, इस प्रोविजन के ऊपर फिर दोबारा से आपका दिल्ली सरकार पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट दोस्तों क्या करते हैं, 11 मई 2023 को इस पर डिसीजन देते हैं। और डिसीजन में कहते हैं कि चुनी हुई सरकार को पूरा अधिकार होना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर विशेष परिस्थितियों में, इमरजेंसी जैसा कोई मैटर हो या कोई बहुत ही मेजर मैटर हो, तभी इन मामलों में इन्वॉल्व कर सकते हैं, और वो भी प्रेसिडेंट के साथ मिलकर, अकेले भी नहीं, प्रेसिडेंट के साथ मिलकर कर सकते हैं। अब जैसे ही ये बात डिसीजन दिया गया, डिसीजन देते ही दिल्ली सरकार ने क्या किया, दिल्ली सरकार ने सबसे पहले एक सचिव को क्या किया, ट्रांसफर किया, और वो सेवा विभाग से जुड़े जो सेक्रेटरी थे उनका ट्रांसफर किया। केंद्र सरकार ने इस ट्रांसफर को नहीं माना और केंद्र सरकार एक ऑर्डिनेंस लेकर आ गई। ऑर्डिनेंस दोस्तों कब आया आपका, ऑर्डिनेंस आता है 19 मई 2023 को, 19 मई 2023 को, और उसके अंदर जो भी मैंने आपको प्रावधान बताए, वो सारे प्रावधान उस ऑर्डिनेंस के अंदर रख दिए जाते हैं। ऑर्डिनेंस आप जानते ही हैं कि 19 मई 2023 को केंद्र सरकार के द्वारा अध्यादेश आ जाता है, और यही दोस्तों जो अध्यादेश है, ये ऑर्डिनेंस जो है, अभी आपका लोकसभा और राज्यसभा से क्या हो चुका है, पास हो चुका है। यही ऑर्डिनेंस जो था, क्योंकि हम जानते हैं कि एक अध्यादेश जो है, उसकी जो अधिकतम सीमा होती है कि लोकसभा की पहली बैठक से 6 वीक के अंदर उसको पास कराना जरूरी है, अगर नहीं होता तो अपना भी रद्द हो जाता है। ठीक है, अधिकतम समय सीमा आपका 7.5 माह होती है, क्योंकि 2 सत्र के बीच में ड्यूरेशन 6 महीना मैक्सिमम हो सकती है। तो इसी को लेकर दोस्तों विवाद था। अब यहाँ पे आप देखिए कि पॉलिटिक्स कहाँ से शुरुआत हुई है, पॉलिटिक्स की शुरुआत किसने की, मैटर क्या था, और कैसे ही आपका सेंट्रल स्टेट रिलेशंस का बन गया। अब दूसरा मुद्दा दोस्तों यहाँ पर क्या था कि आपका जो तर्क है कि संघवाद का उल्लंघन है। देखिए सिंपल बात दोस्तों, संघवाद की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय संघवाद जो है, केंद्र और राज्य की व्यवस्था करता है। संघवाद का मतलब केंद्र और राज्य, हालांकि इसमें यूटी भी आएंगी और लोकल गवर्नमेंट भी आती है देखा जाए तो। लेकिन केंद्र को दोस्तों बहुत सारे आर्टिकल में, आर्टिकल 2 हो, आर्टिकल 3 हो, इन सब में इतना अधिकार दिया गया है कि जब चाहे वो राज्यों का नाम बदल दें, राज्यों के पार्टीशन कर दें, सब चीजों को हम कर सकते हैं। ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट दिया गया है। इसके अलावा राज्य सूची के विषय पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। आर्टिकल 249 की हम जैसे बात करें। इसके अलावा जो आप देखते हैं रिड्यूसरी पावर, जो 7वीं अनुसूची है, उसमें 3 विषय, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इसके अलावा आपके रिड्यूसरी अवशिष्ट शक्तियां हैं, उन पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है। एक्चुअली जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर थे, संविधान निर्माता जो थे, वो इस बात को लेकर बहुत सचेत थे कि हमको राज्यों को ताकत देनी है, इसलिए देनी है ताकि उनके अंदर उत्तरदायित्व की भावना आए, और हम इसके लिए संघर्ष भी कर रहे थे, हम इसके लिए स्ट्रगल भी कर रहे थे आज़ादी के समय कि हमको एक उत्तरदायी सरकार दो, एक उत्तरदायी सरकार दो। और राज्यों में हमें ब्रिटिश के समय में ब्रिटिश ने क्या किया, उस मॉडल को लागू भी किया था। लेकिन हमारा जो इतिहास हमें कहता है, इतिहास ये कहता है कि हमको एक मजबूत सेंटर चाहिए, चाहे वो ब्रिटिश का टाइम रहा हो, चाहे प्राचीन भारत रहा हो, चाहे मध्य भारत रहा हो। तो संविधान निर्माता राज्यों को शक्ति देने के साथ साथ एक मजबूत केंद्र की परिकल्पना पर आधारित संघवाद की कल्पना की है। और ये जब विवाद कब शुरू होता है, वैसे तो हमें विवाद देखने को नहीं मिलेगा। आप देखिए जब सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट है और जिन जिन स्टेट में बीजेपी गवर्नमेंट है, आपको वहां कोई विवाद देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जिन जिन राज्यों में बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, वहां वहां आपको क्या होगा, विवाद देखने को मिलेगा। जब शुरुआत में सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन था, आपका नेहरू जी थे, यानी कि कांग्रेस थी, और जिन जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी थी, वहां आपको किसी तरह का कोई भी डिस्प्यूट, कोई विवाद आपको देखने को कभी नहीं मिलेगा। लेकिन 1967 के जो चौथे आम चुनाव थे, उन चौथे आम चुनाव से एक नई परंपरा शुरू हुई कि बहुत सारे राज्यों में क्या हुआ कि आपका गैर कांग्रेस सरकार बनी, और यहां से क्या होता है, सेंट्रल स्टेट के जो डिस्प्यूट्स हैं वो भरकर सामने आए।
तब हमने देखा कि जब आपका सेंटर में आपकी क्या बनती है, सेंटर में आपकी अलायंस गवर्नमेंट जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो वहाँ हम एक बार्गेनिंग मॉडल देखते हैं। जहाँ पहले हम क्या देखते थे, एकात्मक संघवाद यानी कि यूनिटरी फेडरलिज्म आप देखते थे कि जो सेंटर कह रहा है वो स्टेट सब मान रहे हैं। रीज़न क्योंकि एक ही पार्टी की सरकार है, कौन नेहरू का विरोध करे? फिर आपका बार्गेनिंग मॉडल शुरू होता है। उसके बाद हम 90s में देखते हैं तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात आती है, उसके बहुत सारी वजह थी। फिर हम देखते हैं आज भी हम लोग बात करते हैं तो एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सेंट्रल गवर्नमेंट लेके चल रही है। उसके बहुत सारे उदाहरण आप देखेंगे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के, जैसे हम जीएसटी काउंसिल की बात करें, नीति आयोग सबसे बड़ा उदाहरण है इसका। जहाँ योजना आयोग जो था वो एक पक्षीय चलता था, लेकिन नीति आयोग द्विपक्षीय चलता है। कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, उस कॉन्सेप्ट पे चलता है। जो तुम्हारी समस्या है तुम बताओ, तुम इसका सॉल्यूशन क्या चाहते हो, हम इसे बैठ के क्या करते हैं, बात करते हैं, चर्चा करते हैं। तो संवाद को इस प्रकार से दोस्तों देख के चला गया। बात उठती है कि राज्यों की यूटी की शक्ति को कम किया गया, ऐसा नहीं है दोस्तों। इसलिए ऐसा नहीं है क्योंकि सेंटर को ये पूरी शक्ति दी गई है, और सेंटर ने ही तो क्या किया था, उसको यूटी बनाया था। सेंटर को लग रहा है कि रोजमर्रा में क्या हो रहा है, इश्यूज हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, विवाद हो रहे हैं, उसका समाधान किया जाए, सॉल्यूशन किया जाए। अब दिल्ली में अगर क्या होता, शीला दीक्षित की जब सरकार थी, सेंटर में आपकी कांग्रेस सरकार थी, कोई विवाद नहीं था, कोई डिस्प्यूट नहीं था। ये बात ज़रूर है, मैंने कहा पूर्ण राज्य का दर्जे की माँग चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो, बीजेपी हो उसने भी डिमांड करी है, चाहे आपका दिल्ली की आम आदमी पार्टी से में हो या कांग्रेस हो, सभी पार्टी पूर्ण राज्य की बात करती हैं। लेकिन राजनीति कब शुरू होती है कि जब दोनों ही पार्टियाँ अलग-अलग होती हैं। तो ये जो बिल है किसी भी तरीके से असंवैधानिक तो नहीं है। रही बात डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की, कि लोकतंत्र की आवाज़ को, कि जनता की आवाज़ को क्या किया गया, दिल्ली की जनता की आवाज़ को। भाई देखिए सिंपल सी बात है, सरकार का कहना ये है कि इस बिल ने क्या किया है, राष्ट्रीय हित और स्थानीय हित इन दोनों में दोस्तों क्या किया है, कॉम्प्रोमाइज़ या एक संतुलन बनाने का प्रयास किया है। ये संतुलन क्या हो रहा था, बिगड़ रहा था। एक बात ये भी दोस्तों चल रही है कि ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये विवाद कुछ ऐसे विवाद हैं, ये चलते रहते हैं। विधायिका, कार्यपालिका, और क्योंकि कार्यपालिका विधायिका में ज़्यादा आपको तनाव देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो विधायिका के मेंबर हैं वही कार्यपालिका के मेंबर बन सकते हैं। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, एक समन्वय देखने को मिलता है। टकराव देखने को मिलेगा कब आपको, कार्यपालिका, विधायिका एक साइड होगी, एक तरफ न्यायपालिका हो गई। इसका विवाद आप देख सकते हैं, बहुत सारे विवाद। संपत्ति का विवाद देखिए, संपत्ति वाले मामले में 30 साल तक विवाद चला था। ये विवाद चला था कि भई फंडामेंटल राइट आप प्राइमरी मानेंगे या डीपीएसपी आप प्राइमरी मानेंगे। इसको लेकर भी आप देखेंगे चंपाकम केस से लेकर 1951 से लेकर मिनर्वा मिल्स में जाके यानी कि 30 साल तक जाके विवाद हुआ। 30 साल में जाके विवाद समाधान हुआ। ये भी देखा गया है भारतीय राजनीति में कि जब सेंटर में बहुत ही मजबूत सरकार हो, क्लियर मेजॉरिटी की सरकार हो, तो न्यायपालिका उतना ज़्यादा पावर तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाती। और दूसरा हम देखते हैं जब अलायंस गवर्नमेंट आप देखते हैं सेंटर के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। तो इस प्रकार का एक शक्ति संघर्ष चलता रहता है विधायिका और न्यायपालिका के बीच में, और ये अब सीन चल रहा है, पहले से चल रहा है। इससे पहले बहुत सारे मामलों में देखें, जैसे न्यायपालिका की ज़िम्मेदारी को तय करने के लिए, जवाबदेही को तय करने के लिए विधायिका के द्वारा 99 संविधान संशोधन किया गया, लेकिन न्यायपालिका ने उसको मानने को मना कर दिया। एससी-एसटी एक्ट पर देखिए, न्यायपालिका ने डिसीजन कुछ और दिया, लेकिन विधायिका ने कानून बनाकर उसको पलट दिया। तो ये एक संघर्ष देखने को मिलता है, और जनतंत्र, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, तो भारतीय लोकतंत्र इसी तरह से चलता है। विवाद को भी जगह है, आपकी बात को भी जगह है, आपकी बात को भी जगह है। न्यायपालिका कोई ऐसा डिसीजन न ले, जिससे विधायिका की सारी शक्तियों को छीन ले। हम सेंटर की बात कर रहे हैं, संसद की शक्ति को छीन ले। संसद ने ही अपनी शक्ति दी है दिल्ली की विधानसभा को, और संसदीय वो शक्ति क्या कर रही है, वापस ले रही है। देखा जाएगा कहाँ पर, क्यों? क्योंकि चलाना किसको है देश? देश चलाना है सेंट्रल गवर्नमेंट को। और रोज़मर्रा की अगर इस प्रकार के डिस्प्यूट्स होते रहेंगे तो दिक्कत होगी। और ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, तो भई कल को अगर आपका क्या होता है, सेंटर के अंदर और स्टेट के अंदर दोनों बीजेपी आती है, तो बीजेपी को फिर देखना पड़ेगा इस बिल को लेकर। तो चलिए कुल मिला के पॉलिटिक्स है, राजनीति है, वो तो रहती है, और राजनीति होती भी है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। हर पक्ष अपनी बातें कहते हैं, लेकिन संवैधानिक तरीके से हुआ है, कोई भी असंवैधानिक तरीका इसके अंदर नहीं है। धन्यवाद, जय हिंद।